हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जॉन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज इसका 14th लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है 7.10 दैट इज ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स है पहले हम वो देख लें। तो ग्रुप 16 में एलिमेंट्स हमारे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। अब इन लोगों के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस ग्रुप का दूसरा नाम क्या होता है? चैल्कोजेन फैमिली। जैसे कि हमने प्रीवियस ग्रुप को जब किया था वो निकोजेन फैमिली था। निकोजेन फैमिली का मतलब क्या था वहां कि वो सफोकेटिंग ओडर काइंड्स ऑफ बहुत सारे कंपाउंड बना रहे थे। चैल्कोजेन का मतलब क्या है? चैल्कोजेन का मतलब है ओर फॉर्मिंग। सो चैल्कोजेन फैमिली या चैल्कोजेन ग्रुप की जब बात की जाए यानी ग्रुप 16 की बात की जाए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 16, तो ये ओर फॉर्मिंग है। ओर फॉर्मिंग है ऑब्वियसली जब हमने मेटलर्जी किया हुआ था तो हमारे मैक्सिमम ओर्स जो आते थे ऑक्साइड या सल्फाइड में आते थे। मैक्सिमम ओर्स ऑक्साइड, सल्फाइड्स के लिए या ऑक्साइड्स के लिए हमने बहुत सा मेटलर्जी में यूज किया हुआ है। अगर आपको याद होगा तो ZnS था, HgS था, PbS था। तो इन सारी प्रॉपर्टीज के कारण दैट मीन्स टू से ये इस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो बहुत सारे ओर्स बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ओर फॉर्मिंग ग्रुप दैट इज चैल्कोजेन। क्लियर? नाउ ऑक्सीजन और सल्फर हमारा क्या है? नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट टू मेटलॉइड्स हैं एंड द लास्ट वन इज मेटल। या पोलोनियम जो है हमारा रेडियो एक्टिव है और रेडियो एक्टिव होने के कारण इसकी लाइफ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसके टी हाफ की बात की जाए तो इसकी टी हाफ नियर अबाउट 13.8 डेज होती है एंड अप्रॉक्स हर 14 डेज पे अपना जो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके हाफ होते ही रहता है। टी हाफ इसका 13.8 डेज है। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स के मेंबर कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। जिसमें फर्स्ट टू मेंबर नॉन मेटल्स है, नेक्स्ट टू मेंबर मेटलॉइड्स है एंड द लास्ट वन इज द मेटल। प्रीवियस ग्रुप में भी बिल्कुल इसी ट्रेंड में था। सो वन थिंग वी कैन से दैट while going down the group from top to bottom, metallic character keep on increasing. Metallic character keep on increasing while going down the group from top to bottom, because upper portion contains the non-metal whereas the bottom portion contains metallic character. So obviously while going down the group metallic characters increases. Now the most important note we can make from here that all these shows allotropy, all these exhibit allotropy. तो यहाँ एक नोट बना लेंगे। अब अगर हम कंपेयर करें अपने प्रीवियस ग्रुप से थोड़ा, तो प्रीवियस ग्रुप में भी फर्स्ट के दो मेंबर नॉन मेटल्स हैं, नेक्स्ट टू मेटलॉइड्स एंड लास्ट मेटल। बट प्रीवियस मेंबर में अकॉर्डिंग टू आवर बुक, प्रिस्क्राइब्ड बुक, द फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन वाज नॉट एबल टू शो द एलोट्रॉपी। वहां पे लिखा हुआ था कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल शो द एलोट्रॉपी, वेयर एज द रिसेंट स्टडी शोज दैट कि नाइट्रोजन तो एलोट्रॉप शो करता है, नाइट्रोजन के दो एलोट्रॉप्स हैं, बट जो लास्ट मेंबर उसका रहता है उस ग्रुप का वो एलोट्रॉप शो नहीं करता है। दैट मीन्स टू से BI बिस्मथ। बट यहाँ पे क्या है कि वो कंफ्यूजन नहीं है। ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एलोट्रॉप शो करेंगे। सो ग्रुप 16 का एंट्री हमने आपको इंट्रोडक्शन कर दिया है। ग्रुप 16 के हमारे मेंबर्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल। मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस फैमिली को हम चैल्कोजेन फैमिली भी कहेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग और बहुत मैक्सिमम ओर्स हमारे ऑक्साइड या सल्फाइड्स रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ZnS का, HgS का, PbS का।
और द लास्ट वन जो मेटल वो रेडियो एक्टिव होता है जिसका शॉर्ट लाइफ होता है, T-half 13.8 डेज होता है। एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा दिया कि सारे के सारे जो मेंबर हैं इनके ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिल शो करेंगे और while going down the group metallic character keeps on increasing। So इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद मैं इसको रब करूंगा and we'll move for the general properties one by one। After the introduction, now we are moving for the general properties। तो जनरल प्रॉपर्टीज में वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप का क्या होगा? इस ग्रुप का होगा NH2 and NP4। कॉमन सी सिंपल सी बात है, प्रीवियस ग्रुप 15 पढ़ा था तो NH2 and NP3 था, तो एक ग्रुप आगे गए तो P में एक एंट्री बढ़ जाएगी NH2 and NP4। द सेकेंड वन एटमिक रेडियाई या इसी को साइज भी कह सकते हैं। एटमिक रेडियाई या साइज। एटमिक रेडियाई क्या होगा? डाउन द ग्रुप देयर इज नो डाउट इट शुड इंक्रीज, डाउन द ग्रुप देयर इज नो डाउट इट शुड इंक्रीज एंड अलोंग ए पीरियड इट शुड डिक्रीज। और ये तो बहुत बार हमने किया हुआ है। डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है? एवरी टाइम वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज ऑलवेज ए इंक्रीमेंट इन ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी सेल्स बढ़ेंगे। सपोज ये NH2 and NP4 है, सो अगर किसी के लिए 2H2 and 2P4 है तो नेक्स्ट उसके एक डाउन जाते हो 3H2 3P4 होगा, एक और डाउन जाते हैं 4H2 4P4 होगा। दैट मीन्स टू से सेकंड सेल से थर्ड सेल, थर्ड सेल से फोर्थ सेल, फोर्थ सेल से फिफ्थ सेल, एवरी टाइम यू गो डाउन द ग्रुप एक एक सेल इंक्रीज होते जाएगा और ऑलवेज साइज बढ़ते जाएगा। इस साइड जाने से साइज डिक्रीज करता है, वो आपको पता भी है क्यों करता है। क्योंकि अगर कहीं भी किसी भी एटम के न्यूक्लियस में हम देखें तो वहां प्रोटॉन्स होते हैं और चारों तरफ उसके ऑर्बिट्स रहते हैं। बट अगर मैं सिर्फ आउटर ऑर्बिट की बात करूं तो आउटर ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज चार्जेज अलग अलग है, प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। तो ये जो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज और इसको जेड से डेनोट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब इसको ये अट्रैक्ट करेगा तो सिर्फ यही फोर्स नहीं है रास्ते में, इस इनर सेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन पास आने लगेंगे तो इन दोनों के बीच में भी एक दूसरे पे म्यूचुअल रिपल्सन लगेगा क्योंकि सिमिलर चार्जेस। यहाँ पे क्या है कि अपोजिट चार्ज था प्लस एंड माइनस, तो इसने अट्रैक्ट किया तो मैंने इसका नाम रखा इस फर्स्ट वाले चार्ज का न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड में क्या है, जब दोनों पास आएंगे तो यहाँ भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस सेल में और इसमें भी, तो जब इनके इलेक्ट्रॉन्स अप्रोच करेंगे तो जब दोनों नियर अबाउट आ जाएंगे तो दोनों माइनस माइनस में रिपल्सन होगा। ये इनर इलेक्ट्रॉन आउटर को रिपेल करेगा और आउटर इनर को करेगा। क्लियर? अब इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? अगर मैं इसको 2 बोलूं और इसको 3 बोलूं तो 2 के धक्का देने से साइज पे फर्क पड़ेगा, 2 के धक्का देने से साइज पे फर्क पड़ेगा, साइज इंक्रीज करेगा। बट 3 के इनसाइड धक्का देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये दो हमारे सेल हैं, मैं इसको इनवर्ड धक्का दूं तो ये सिर्फ इस सर्कल को कम कर पाएगा, आउटर सर्कल ओवरऑल रेडियस को कम नहीं कर पाएगा, यानी कि इस 3 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज माई इनर सर्कल एंड दिस इज द आउटर सर्कल। इनर सर्कल को मैं कितना भी पुश कर लूं ओवरऑल आउटर सर्कल वहीं पे रहेगा, इसलिए उसके साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इनर सर्कल आउटर को रिपेल करे बाहर की तरफ, इससे हमारे रेडियस के बढ़ने के चांसेस रहेंगी। तो ओवरऑल हमारे पास ये कट आउट हो गया, ये तीसरा पॉइंट बच गया। एक अंदर खींच रहा है इनवर्ड और एक बाहर धक्का दे रहा है आउटवर्ड। इनवर्ड वाले से साइज घटेगी और आउटवर्ड से बढ़ेगी। अब दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर करना होगा। इन जनरल न्यूक्लियर चार्ज की मैग्नीट्यूड हमेशा ही हैवियर रहेंगी क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे न्यूक्लियस हैवी होते ही जाएगा। बट अब क्या हो रहा था, सपोज इसने अंदर खींचा पर इसने थोड़ा तो रिपेल बाहर कर दिया। सपोज इसने 10 मैग्नीट्यूड से अंदर खींचा बट इसने एटलीस्ट 2 मैग्नीट्यूड से बाहर धकेला, तो ओवरऑल जो डिक्रीमेंट 8 के रेफरेंस में होनी चाहिए, सॉरी 10 के रेफरेंस में, अब वो 8 के रेफरेंस में होगी। दैट मीन्स टू से अब न्यूक्लियर चार्ज जो था अब वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब वो जेड की जगह जेड स्टार कहलाएगा या जेड इफेक्टिव कहलाएगा और जेड इफेक्टिव। और इसकी वैल्यू क्या होगी? जेड माइनस सिग्मा। तो जेड तो हमारा पुराना वैल्यू है और सिग्मा हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। सिग्मा हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है और स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करता है स्लैटर रूल से, बट स्लैटर रूल हमारे सिलेबस में नहीं है। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जब अपनी तरफ खींचेगा, सो दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज जेड, CHARGE, सो दैट इज द जेड।
लेकिन रास्ते में उसको परेशानी क्या आएगी कि इस इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा तो इनर सेल से जैसे ही कनेक्ट में आएगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन से, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में म्यूचुअल रिपल्सन होगा। तो अंदर वाले जब बाहर वाले को रिपेल करेंगे तो उससे हमारा रेडियस बढ़ेगा, लेकिन बाहर वाला अंदर वाले को रिपेल करेगा, उससे ओवरऑल रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 को रूल्ड आउट किया, 1 इनवर्ड 2 आउटवर्ड। अब दोनों के इफेक्टिव मैग्नीट्यूड, तो इनवर्ड वाले मैग्नीट्यूड हेवियर है। सपोज इनवर्ड वाले 10 के मैग्नीट्यूड से अंदर की तरफ आ रहा है, तो रिपेल करने वाला 2 से बाहर कर रहा है, तो इफेक्टिवली 8 ही अंदर हो रहा है। होना चाहिए था 10 बट हो रहा है 8। तो यही न्यूक्लियर चार्ज की जगह वर्ड आ जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो न्यूक्लियर चार्ज था उसमें से इस रिपल्सन के कारण, आउटर रिपल्सन के कारण एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट घटेगा, और ये कैलकुलेट होता है स्लेटर रूल से, और ओवरऑल इन दोनों का जो पावर आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके कारण ये डिक्रीज करेगा, पर जितना करना चाहिए उससे कम करेगा। तो एक्चुअली साइज जो होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट मैंने आपको एक क्यूमुलेटिव फैक्टर का आइडिया दे दिया है, और स्लेटर्स रूल्स के कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो साइज बहुत जगह यूजफुल होता है, इसलिए मैंने साइज का हिंट कर दिया आपको। 9 तो साइज क्या होगा, डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए मैंने आपको ये बात बताई है। नाउ द थर्ड वन, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए इसी को कंपेयर कर लेंगे। इसी क्या कहता है, NH2 एंड NP4। S में कितने ऑर्बिटल्स, 1, P में कितने, 3। पहले फिलिंग कर ले, NH2 1 2, NP4 1 2 3, पहले सिंगलिंग फिर डबलिंग। नाउ अब ये ग्रुप क्या कर सकता है, सबसे पहले तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 16 है। ग्रुप 16 के पहले 2 मेटल को, मेंबर्स को ही देखें तो नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन और सल्फर। नॉन मेटल्स में जनरली टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की होती है, लाइक मेटल, अनलाइक मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, तो उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के चांसेस ज्यादा रहते हैं इन जनरल। बट ये नॉन मेटल है तो लेना, जैसे इस ग्रुप 16 का है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रहेगी इन ऑर्डर टू गेट ऑक्टेट। जैसे P4 है, जैसे 2 लेगा P6 हो जाएगा, और P6 हो जाएगा तो सब लोग कंप्लीट हो जाएंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। तो इन जनरल इनका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की जाए तो -2 तो रहेगा, देयर इज नो डाउट। 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेंगे तो इनका स्टेबिलिटी हो जाएगा, या अगर ये 2 लूज भी कर देते हैं तो सारे पेयर्ड हो जाएंगे। तो -2 और +2 ये 2 तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। कब, जब ये ग्राउंड स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, जब मैं ग्राउंड स्टेट से इसको एक्साइटेड स्टेट 1 में लेके आऊंगा। एक्साइटेड स्टेट 1 का मतलब किसी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट करूंगा एनर्जी देके। तो ये S है, ये P है, D यहां है, D में 5। अब S का जो पेयरिंग है वो अभी रहने देता हूं, P के पेयरिंग पे ध्यान दीजिए। P में जो पहले सिंगलिंग और ये जो डबल था उसको मैंने एक्साइट करके यहां डाल दिया। अब काउंट कीजिए कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाना चाहिए, +4। ट्रिक समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP4, जिसको ग्राउंड स्टेट में मैंने S में 2 डाल दिया, सिंगलिंग देन पेयरिंग। P में 3 है बॉक्स, तो 1 by 1 पहले सिंगलिंग एंड एक बचा हुआ था डबलिंग। नाउ इट कैन एक्सेप्ट, एंड जनरली इट इज ए like non-metal group, so generally it will try to gain an electron in order to अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो -2 तो रहेगा ही, लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी दे तो भी सारे पेयर्ड बच जाएंगे, तो +2 के भी चांसेस हैं ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट 1 में मैंने एनर्जी देके इसको यहाँ एक्साइट कर दिया। नाउ वी हैव 1 2 3 एंड 4 अनपेयर्ड, सो +4, 4 अनपेयर्ड लूज करके भी हो जाएगा। एक और एक्साइटेड स्टेट देखते हैं, एक और एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो क्या होगा। अब कहां पे पेयर्ड है, पहले जो है उसकी कॉपी कीजिए, सिंगलिंग 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 सिंगलिंग, यहाँ डबलिंग था, एक रख लेता हूं, और यहाँ का एक जो डबल है अब वो आगे यहाँ एक्साइट होके आ जाए, क्योंकि अब एक्साइटेड स्टेट 2 को एक्साइट करना। अब काउंट कीजिए अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5 6। सो अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4 एंड +6। सो आई थिंक ये बहुत आपको क्लियर हो गया। तो -2 +2 +4 एंड +6, इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैंने आपको लॉजिक दे दिया है। बट जब मैं ऑक्सीजन की बात अलग से करूंगा तब क्या होगा, जब मैं ऑक्सीजन की बात अलग से करूंगा तब क्या होगा। ऑक्सीजन के केस में सबसे फेमस एग्जांपल क्या रहता है आपका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
नाउ OF2 ले सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जब बात की जाए तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो -2 और पेरोक्साइड लिंकेज में कनेक्ट होता है तो -1। तो H2O2 के जब पेरोक्साइड लिंकेज में, एक हिंट आप यहां पे लिख लेंगे, जब पेरोक्साइड लिंकेज की बात की जाती है तो पेरोक्साइड लिंकेज में जहां ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड कनेक्टेड होता है वहां पे -1 आता है। ऑक्सीजन क्या आता है? -1 जनरली। अगर वही वाटर रहता तब वो नहीं आता, अगर वाटर रहता तो नहीं आता। तो यहां पे क्या लेंगे ऑक्सीजन का स्टेट? -1। जबकि वाटर में जाएगा तो जनरली क्या हो जाएगा? देखिए ऑक्सीजन -2 ही रहेगा, हाइड्रोजन +1 रहता है तो +1 +2, क्योंकि यहां वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, बट यहां सिंगल से कनेक्टेड होने के कारण -1। अब OF2 का चेक करें क्या आएगा। OF2 में क्या आएगा? -1 -2 सो +2। OF2 में क्या आ गया? +2। अब इसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। सुपर ऑक्साइड का ऑप्शन है, पेरोक्साइड्स के ऑप्शन हमने देख लिए हैं। तो और क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? सुपर ऑक्साइड ले लेते हैं, KO2 सुपर ऑक्साइड ले लेते हैं। KO2 जो हमारा सुपर ऑक्साइड है, अगर इसमें से मैं K+ को बाहर करूं तो बचेगा क्या सुपर ऑक्साइड आयन? O2-, क्योंकि K+ होता है, ग्रुप 1 का है तो O2-। अब O2- का अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो ये 2 एटम है, तो इसके जो अननोन है 2x होंगे, और जो माइनस होता है वो हमारा क्या हो जाता है? प्लस, एंड ओवरऑल मैं इसको क्या कर दूंगा? 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? -1/2। दैट मीन्स टू से जो हम सुपर ऑक्साइड आयंस पढ़ रहे हैं इसमें हमारा ऑक्सीजन का स्टेट कितना है? -1/2। तो आई थिंक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिए हैं। जनरल ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो 2 और 4, यहां से इन जनरल ये सारे ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब ये लोग 2-2 लेंगे, आउटर में ऑक्सीजन 8, 2 और 6, सो 6 से ऑक्टेट करने के लिए 2 तो लेना ही है, तो -2 तो बहुत कॉमन सा है, पर ये 2 छोड़ दे रहा है तो अभी इसको सारे पेयर्ड हो जाएंगे, तो +2 भी है। ये सारे ग्राउंड स्टेट में एक एक्साइट किया, इस पेयर को यहां पहुंचाया, अब 1 2 3 4 अनपेयर्ड, सो +4। एक इसको भी एक्साइट कर लिया सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, सो +6। अब ऑक्सीजन के केस में कुछ स्पेशल केसेस मैंने डिस्कस किए हैं। अगर ऑक्सीजन का -2 भी होता है, -1 भी होता है, डिपेंड ऑन कौन से लिंकेज है। डबल बॉन्डेड कनेक्टेड लिंकेज होता है तो -2, और पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पे लिख लेंगे कौन सा लिंकेज है? पेरोक्साइड लिंकेज। सो पेरोक्साइड लिंकेज में क्या होता है? ऑक्सीजन का -1 होता है। नाउ OF2 लिया हमने, OF2 में क्या होगा? +2 होगा। सुपर ऑक्साइड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुपर ऑक्साइड KO2 लिया, सिखाया कैसे इनके आयंस निकलेंगे सुपर ऑक्साइड के, तो ये +1 है तो O2-1 निकलेंगे। ऑक्सीजन 2 टाइम्स है तो 2 अननोन है, तो x जो माइनस होता है वो प्लस, एंड ओवरऑल 0, सो x की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी? -1/2। सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रह गया है। तो हमने देख लिया है ऑक्सीडेशन स्टेट, हम अब इसको रफ करेंगे एंड विल मूव फर्दर। सो हमने कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज देख ली है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है, NH2NP4, साइज देख लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया है। ऑक्सीजन के केस में स्पेशल जितना ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी मैंने दिखा दिया है। साइज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो साइज को मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि अब साइज के बेस पे ही आगे सारा काम चलेगा। और साइज में मैंने आपको स्पेशल आज बता भी दिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो साइज जब नीचे जाएगा तो ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या एवरी टाइम यू गो डाउन द ग्रुप सेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। इस साइड के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी हम ग्रुप 16 पढ़ रहे हैं, तो हम कहां से आ रहे हैं? हम लोग 15 to 16, अभी हमने 2 ही पढ़ा हुआ है 12 में, 15 जस्ट फिनिश किया और 16 पढ़ रहे हैं। तो 15 और 16 के बीच में ही कंपेयर किया जाए तो साइज क्या हो रहा था? डिक्रीज कर रहा था जनरली। और इसके लिए मैंने आपको रीजन बता रखे थे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जनरली न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन जब उसके रिपल्सन इनर सेल के आउटर पे जा रहे थे तो दोनों के कंसिडरेशन के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो साइज डिक्रीज कर रहा था। साइज यहाँ ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि अब आने वाले फैक्टर साइज से बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा जनरल प्रॉपर्टीज में द नेक्स्ट वन IE, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने आपको ट्रिक बताया कि जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी आए तो आपको दिमाग में रखेंगे कि आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करनी है, आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करनी है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
from an atom who is in the ground state. So उतना डेफिनेशन आपको क्लियर करने से बेटर है कि आपको याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, रिमूव में जो एनर्जी लगेगी, और जैसे जैसे साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। ध्यान दीजिएगा, छोटी साइज में ये प्लस पे माइनस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बड़ी साइज में प्लस और माइनस में इलेक्ट्रॉन में दूरी बढ़ जाएगी तो निकालना इजी। साइज बड़ा, साइज क्या हुआ हमारा बिग, और निकालना इजी, यानी एनर्जी क्या देना होगा स्मॉल। साइज बड़ा बिग और एनर्जी कम, तो दोनों में देखेंगे तो साइज के साथ इनवर्सली रिलेशन है। तो आई का, इसीलिए मैंने साइज को फिर से लिख दिया। तो एक्चुअली आई का रिलेशन क्या होता है साइज के साथ, इनवर्सली रिलेशन होता है। यानी जैसे जैसे साइज बढ़ता है आई घटता है, और जैसे जैसे साइज घटता है आई बढ़ता है। रीजन बिल्कुल क्लियर है। छोटी साइजों में प्लस और इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप ज्यादा, निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा। बड़ी साइजों में गैप ज्यादा हो गया प्लस और माइनस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिरा हुआ है, निकालना आसान। साइज बिग, एनर्जी स्मॉल, इनवर्स रिलेशन। सो आई का रिलेशन साइज के साथ इनवर्सली है। अब साइज तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से दीजिए, देखिए। तो साइज क्या है हमारा, नीचे जाने पे इंक्रीज कर रहा है। साइज नीचे जाने पे इंक्रीज कर रहा है तो इनवर्सली रिलेशन में आई नीचे जाने पे क्या होना चाहिए था, डिक्रीज। इधर साइज जाने से हमारा डिक्रीज कर रहा है तो रिलेशन होना क्या चाहिए था, इंक्रीज। ये तो हमारी जनरल बातें हो गई। अभी तक जो भी मैंने बताया मेनली यही बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एक आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकालना है हमें। जब हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें यही ध्यान रखना है कि छोटे एटम से निकालना कंपैरेटिवली टफ है, बिकॉज प्लस और माइनस के बीच में गैप कम है तो अट्रैक्शन टाइटली हेल्ड है, और बड़ों से निकालना आसान है, बड़ी साइजों से। सो बड़ी साइजों से निकालना आसान है मतलब साइज के इनवर्सली है, और ये हमारा साइज का जनरल ट्रेंड है, नीचे जाने पे इंक्रीज, तो आई मैंने डिक्रीज कर दिया। लेफ्ट टू राइट 15 to 16 कौन से ग्रुप की बात कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना अभी, क्योंकि हमने दो ही पढ़ा अभी, नहीं तो फिर और चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो 15 से 16 में जाने से साइज हमारा डिक्रीज हो रहा था तो आई इंक्रीज होना चाहिए था, बट ऐसा होगा नहीं। अब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ इंक्रीज ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज क्यों होगा वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये ग्रुप 15 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता 15 के लिए, और 16 के लिए देखिए NH2 NNP4। अब जरा ध्यान देंगे, ये हमारा ग्रुप 15 और ये हमारा ग्रुप 16, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजी है या किससे इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली टफ है। NP3 आपको पता है कि P में NP3 क्या होगा, देखिए अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। यहां ध्यान से देखिएगा, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये क्या हमारा हाफ फील्ड है, बट ये मोर देन हाफ फील्ड है। तो हमें पता है कि तीन ही तरह से चीजें ऑर्बिटल स्टेबल हो सकती हैं, आइदर इट शुड बी एम्प्टी, चाहे पूरा का पूरा खाली हो, आइदर इट शुड बी हाफ फील्ड, और आइदर इट शुड बी कंप्लीटली फील्ड या फुल्ली फील्ड। तो इस तीनों में एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर गया है, कौन सा, हाफ फील्ड का। हाफ फील्ड होने के कारण ये जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या हो जाएगा, स्टेबल। अब जब ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा तो इसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना ज्यादा टफ काम हो जाएगा, इसलिए मुझे मोर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है मोर, और इसके रेफरेंस में यहां से जैसे इसको निकालूंगा उसके बाद ये हाफ फील्ड स्टेबल होगा। आफ्टर रिमूवल यानी कि निकालने से वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, निकालने से वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो वो काम कम एनर्जी से हो जाएगा क्योंकि आसानी से होगा। तो मोर से लेस की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज ही तो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। इन जनरल इट वाज सपोज टू गो अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्मल रूल दैट आई शुड बी इनवर्सली with the size. So size keep on decreasing from 15 to 16. So obviously I should be increased, but it is not. Why? I am explaining that on the basis of general electronic configuration. This configuration belongs to the group 15, whereas this configuration belongs to the group 16. If you see or investigate very clearly, we can see that the P is in the half filled state because P contains a maximum number of electrons 6, whereas it is at the exactly half filled. And rule says that we have only 3 kind of orbitals which are the stable one. Either it should be empty, either half filled or fully filled. So it is coming under the half filled stability. By the virtue of this half filled,
by the virtue of this half field this configuration is becoming 15 is becoming stable, and since it is the becoming stable, generally does not want to lose its stability, so does not want to remove this electron, which is our motto. So इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में, because it is already in the stable form, we need to supply more and more heat. Whereas in group 16, this is the fourth electron. If I will take out one electron, that means to remove an electron, then it will lead to the P3 format, which is the stable one by the virtue of half 3. तो एक निकालने से ये स्टेबल में जा रहा है, तो ये काम आसानी से हो जाएगा. कोई भी रिएक्शन जो होने के बाद स्टेबिलिटी इंक्रीज करे वो स्पॉन्टेनियसली इजिली होती है. तो इसको निकालने के लिए मोर एनर्जी, इसको निकालने के लिए लेस एनर्जी, और मोर से लेस की तरफ मूव करेंगे, मोर से लेस की तरफ. सो दैट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो आई थिंक मैंने आपके आई के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है. नाउ विल रब एंड विल मूव फर्दर. चलिए, तो अब नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है ये देखेंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? जो हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे NaCl में एक बॉन्ड बना, तो उस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसको कौन अपनी तरफ पुल करेगा ज्यादा. तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पुलिंग की बात है. इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा ट्रिक दे दूंगा. अगर पीरियोडिक टेबल को ऐसे मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पे फ्लोरीन होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप पोजीशन पे होती है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है. अब अगर इस पोजीशन पे टॉपर है तो सब लोग जो इधर जाएंगे इंक्रीजिंग, जो इधर जाएंगे इंक्रीजिंग, और उस व्यू से हमें आंसर मिल जाएगा. तो देखिए 15 से 16 जा रहा है, दैट मीन्स टू से लेफ्ट टू राइट, तो क्या करेगा? इंक्रीज. अगर ऊपर जाने से हमारा इंक्रीज हो रहा है तो नीचे जाने से क्या करेगा? डिक्रीज. और बाकी साइज के साथ तो हम ले सकते हैं, साइज के साथ हमारा बाकी तीनों अपोजिट चलता है. तीनों का मतलब साइज का जो ऑर्डर होगा उसके साइज का जो होता है उसके उल्टा. जैसे साइज हमें पता ही है क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, साइज इधर डिक्रीज करता है और नीचे इंक्रीज करता है. तो नीचे इंक्रीज का मतलब ऊपर डिक्रीज, नीचे इंक्रीज. तो साइज का अपोजिट कौन कौन से होते हैं? IE, EGE एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब IE क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसको अनस्टेबल कराना पड़ता है. बट गेन कराने के लिए हमें एनर्जी लेनी पड़ेगी. तो दोनों में अंतर समझने की कोशिश कीजिएगा, IE में और EGE में. एक में हमें एनर्जी देनी पड़ती है और एक में हमें एनर्जी रिलीज करानी पड़ती है. तो IE में हमें अनस्टेबल बनाना है, रिमूव कराना है, तो हमें एनर्जी देनी होगी, जबकि EGE में रिलीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम देंगे और जब तक वो स्टेबल नहीं होगा लोअर एनर्जी पे जाके तब तक वो काम नहीं होगा. तो जो काम ये प्लस में करेगा वो काम ये माइनस में. तो इसलिए ऑर्डर एक दूसरे से उल्टा होके भी ओवरऑल ऑर्डर साइज का अपोजिट, यानी सारे सिमिलर में आएंगे. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत अच्छा ट्रिक दे दिया मैंने आपको, समझिए आप वन बाय वन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप पोजीशन, फ्लोरीन इस कॉर्नर में है, टॉप राइट पे, टॉपर पे है. सो दिस वे आल्सो इंक्रीज, दिस वे आल्सो इंक्रीज. सो देखिए लेफ्ट से राइट इंक्रीज, डाउन इंक्रीज, एक्चुअली अप इंक्रीज, सो डाउन डिक्रीज. अगर ऊपर की तरफ इंक्रीज लिख रहा हूं तो लिखने का तरीका है नीचे की तरफ डिक्रीज. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए. EGE में क्यों वही ट्रेंड फॉलो हो गया जो IE में हो रहा था, जबकि IE में हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने थे, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ मुझे इलेक्ट्रॉन गेन कराना है. IE में इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना था, यहाँ गेन कराना है. रिमूव कराने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी, तोड़ना होगा, हमें उसको अनस्टेबल बनाना होगा. बट गेन कराने के लिए एनर्जी रिलीज होगी. तो एक एनर्जी रिलीज होगी मतलब हमें घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो माइनस, एक में माइनस एक में प्लस, तो उल्टा ट्रेंड आके भी दोनों ट्रेंड सेम हो जाएगा. एंड बोथ द ट्रेंड्स आर अपोजिट टू द साइज वन. सो क्लियर है. फिर 15 से 16 क्या होगा? सेम ट्रेंड जो IE का था, इंक्रीज, नीचे जाते जाते लेस नेगेटिव होते जा रहा है EGE का, तो सेम ट्रेंड. अब इस हिसाब से हमारे ग्रुप में कौन कौन से लोग हैं? ऑक्सीजन, और नीचे जाने से डिक्रीज, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम. सो फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या ऑर्डर रहेगा? ये ऑर्डर. अब नीचे डिक्रीज, इसमें भी नीचे लेस नेगेटिव हो रहा है, तो ऑर्डर तो यही होना चाहिए था हमको, ओल्ड, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम. नाउ अब यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ऑक्सीजन क्या है? इसका साइज बिल्कुल छोटा है. ऑक्सीजन क्या है? अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, अपने ग्रुप का सबसे फर्स्ट मेंबर. और आपको पता है कि फर्स्ट मेंबर की साइज क्या होती है? साइज स्मॉल साइज होती है. और इसके साथ एनामोलस बिहेवियर होता है. सबको पता है ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है बाकी सारे मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है. तो साइज इसका कॉम्पैक्ट है, साइज छोटा है.
अब उसका मन तो है इलेक्ट्रॉन लेने का, पर साइज इतना छोटा है कि मैं कोई और इलेक्ट्रॉन उसको गेन कराने की कोशिश करूं तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन में ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होने लगेंगे। मतलब मन है पर जगह नहीं है। छोटी से टी टेबल पे पहले से 6 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, अब 7वां डाल रहा हूं मैं एक एक्स्ट्रा, तो साइज छोटा होने के कारण अब नो मोर एकोमोडेशन इज पॉसिबल। तो बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन लग जाएगा। सो जो होना चाहिए था ये ट्रेंड हो जाएगा उल्टा। दैट मीन्स टू से अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन एट लास्ट ऑक्सीजन। अब रीजन क्या है, नीचे जाने से इनको भी डिक्रीज होना चाहिए था, हो रहा था। अगर वो होता तो ऑक्सीजन टॉप पे होता, बट ऑक्सीजन गेन करने में टॉप पे नहीं रह सकता है क्योंकि उसका साइज खुद छोटा है और पहले से उस पे 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर सकता है ड्यू टू द कॉम्पैक्ट साइज या स्मॉल साइज, और बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप एनोमलस बिहेवियर भी उसको शो करना है। तो ऑक्सीजन पे एक्सेप्शन लग जाएगा और ऑक्सीजन लास्ट में चले जाएगा। विद दिस वी हैव डन दिस, आई विल रब इट एंड विल मूव फर्दर। सो और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने देख ली अभी हमने देख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लिया। अब मेटलिक कैरेक्टर देख लेंगे। मेटलिक कैरेक्टर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। मेटलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मैंने बोला था कि इस ग्रुप के जो मेंबर है ओल्ड स्टाइल से सल्फर, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो ये तो हमारा रेडियो एक्टिव था, ये दोनों हमारे क्या थे, नॉन मेटल थे, और ये दोनों हमारे क्या थे, मेटलॉइड्स थे। और सबसे लास्ट वाला हमारा जो रेडियो एक्टिव था वो क्या था, मेटल था। तो मेटलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो क्लियरली विजिबल है कि गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करने का मतलब देखिए कैसे, ये तो मेटल ही सबसे बड़ा मेटल ही है, मतलब इस ग्रुप का इकलौता मेटल ही है। तो जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करते जाएगा। सो विद दिस वी हैव डन ऑल द जनरल प्रॉपर्टीज। आई विल रब इट ऑफ एंड वील डू सम प्रॉब्लम एंड देन वी विल मूव फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आफ्टर द जनरल प्रॉपर्टीज नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस they asked about on the basis of those properties. Why sulfur has high negative value of EGE? EGE पढ़ चुके हम लोग। EGE क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन गेन करानी रहती है, और ऑब्वियस सी बात है अगर गेन कराना है तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा, और घटेगा तो साइन तो नेगेटिव आएगी। दैट्स व्हाई IE और EGE का सेम पैटर्न आ गया था, वेयर दो यहाँ में इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने थे और यहाँ गेन कराने थे, तो वहां पॉजिटिव में और यहाँ नेगेटिव में उल्टा, तो ओवरऑल दोनों की ट्रेंड सेम हो गई थी। नाउ अब कह रहा है कि सल्फर की ये वैल्यू हाई क्यों हो गई, क्योंकि होना तो चाहिए था ऑक्सीजन का, पर आपको याद है तो मैंने अभी अभी पढ़ाया था, ये जो हमारा ग्रुप है तो इस ग्रुप में होना तो चाहिए था ऑक्सीजन का सबसे अधिक, क्योंकि नीचे डिक्रीजिंग रहता है। बट यहाँ पे मैंने बोला था कि ट्रेंड उल्टा हो जाएगा और ऑक्सीजन की जगह टॉप पे कौन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। अब यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सल्फर टॉप पे क्यों आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना जगह छोड़ा, और ऑक्सीजन ने जगह क्यों छोड़ा, ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट साइज। साइज इसका छोटा है, साइज छोटा होने से इनमें खुद जो पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इनमें खुद पहले से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो वेलकम नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई दे डू नॉट वेलकम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब मन है पर जगह नहीं है, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था क्या हमको कि वाई सल्फर हैज द हाई वैल्यू ऑफ नेगेटिव EG, जबकि होना तो बनता था ऑक्सीजन का रूल वाइज, बट ऑक्सीजन की साइज छोटे होने के कारण पहले से उस पे इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं में रिपल्सन हो रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो खुद में ही छोटे से बेड पे इतने लोग पड़े हुए हैं, मन है कि जो रिलेटिव आ रहा है वो हमारा पसंद का, उससे हमें फायदा होगा, बट जगह नहीं होने के कारण दे डू नॉट वेलकम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो वेलकम नहीं करेंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे। तो टॉप पोजीशन पे किसको मिल जाएगा, सल्फर को। नाउ
ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाइएटमिक गैस, ये क्वेश्चन हमने पहले बहुत बार हर ग्रुप में किया है, डाइएटमिक, वेयर एज द सल्फर एग्जिस्ट एज, पक्का यहाँ गैस है और यहाँ सॉलिड है। इन जनरल मैंने आपको बताया हुआ कि दोनों में जो वीक स्टेट हो उसमें पी पाई बॉन्ड लगता है, तो इन दोनों में वीक कौन है, गैस है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या लिख देंगे कि ऑक्सीजन के पास पी पाई बॉन्ड है, और पी पाई बॉन्ड वीक नेचर का होता है, और वीक नेचर है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड इट एग्जिस्ट एज ए गैस। अब पूछेगा कि सल्फर क्यों सॉलिड हो गया, तो सल्फर हमारा क्या है, सल्फर के पास नो पी पाई है, सल्फर पी पाई नहीं बना सकता है, इसलिए ये वीक नहीं है, इसलिए गैस नहीं होकर सॉलिड है। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, अगर आपको नाइट्रोजन वाला भी ग्रुप याद होगा तो नाइट्रोजन की यूनिक एबिलिटी थी पी पाई बनाने की, तो जो भी ग्रुप का पहला मेंबर होता है उसके पास डी नहीं होता है, तो इस ग्रुप का पहला कौन है, ओल्ड स्टाइल से पहला ऑक्सीजन है, तो इसके पास भी यूनिक एबिलिटी रहेगी पी पाई की, और इसके पास डी नहीं रहेगा, तो पी पाई ऑक्सीजन अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, तो पहला मेंबर के पास पी पाई वीक होता है इसलिए गैस है। सल्फर सेकेंड मेंबर है, सो देयर इज नो नीड टू पी पाई, नो पी पाई का मतलब वीक नहीं होगा तो मजबूत होगा, तो गैस के रेफरेंस में सॉलिड होगा। नाउ एक इसका सल्फर का पकड़ रिंग स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कैसा रहता है, ऐसे रहता है, एक क्राउन शेप की तरह रहता है, मुकुट की तरह, तो ये ऐसे रहता है। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही सल्फर का S8 मॉलिक्यूल है। ये जो बॉन्ड एंगल होता है नियर अबाउट 107 डिग्री होता है, और यही हमारा क्राउन शेप है, क्राउन शेप कह लीजिए, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर कह लीजिए, पकड़ रिंग सॉलिड कह लीजिए, पर इनका ये जो बॉन्ड एंगल है S के बीच में 107 डिग्री का है। नाउ SF6 के जो मॉलिक्यूल हैं वो तो बन जा रहे हैं, और OF6 नहीं बन रहा है। S 6 वैलेंसी, दैट मीन्स उसे अपनी कोवैलेंसी को 6 तक लेके जा रहा है, जबकि OF6 नहीं बन रहा है। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, अभी बोला, जो ग्रुप का पहला मेंबर होता है उसके पास यूनिक एबिलिटी पी पाई की होती है, बट उनके पास एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, नो डी ऑर्बिटल, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, और जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होगा वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। यही पिछले ग्रुप में क्वेश्चन था, NCl5 नहीं बन पाता था क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ब्लॉक नहीं था अपनी कोवैलेंसी एक्सटेंड करने के लिए, तो वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे आ गया, जो वहां NCl5 था यहाँ OF5 है। ग्रुप का पहला मेंबर के पास एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और डी ऑर्बिटल के बिना अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए OF6 का फॉर्मेशन नहीं होता है, whereas SF6 का आराम से हो जाता है। So with this we have done the introduction part, we'll rub it out and we'll move further for the chemical properties. सो हमने जनरल प्रॉपर्टीज में क्या देख लिया है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2NP4, साइज के बारे में मैंने अच्छा से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का समझा दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने अच्छे से समझा दिया है, कैसे ग्राउंड स्टेट में, कैसे एक्साइटेड स्टेट में, और एक्सेप्शनल केसेस में OF2 में और सुपर ऑक्साइड में स्पेशली -1/2। IE के केस में समझा दिया है अपोजिट टू द साइज, यानी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जो एक्सेप्शंस है वो भी समझा दिए, डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, हाफ फील्ड स्टेबल के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेस्ट ट्रिक दे दिया कि फ्लोरीन टॉप पे है, फ्लोरीन की तरफ मूव करो, इंक्रीजिंग रहेगा। EGE में एनर्जी रिलीज होती है, सब कुछ उल्टा रहना चाहिए था IE के, क्योंकि IE में इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना और इसमें गेन, बट साइन उल्टा हो गया, प्लस और माइनस, तो ओवरऑल सेम। मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो ये सारे जनरल प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं। नाउ वी आर गोइंग टू एकोमोडेट द केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेम वीडियो, सो वी विल प्रोसीड फर्दर। सो हमारा अगला टॉपिक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज, विच इज द इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। सो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी में जो हमने रिएक्टिविटी की वो हाइड्रोजन से की, और जब हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी करेंगे तो बनेगा हाइड्राइड, और हाइड्राइड का टाइप होगा H2E, हाइड्राइड। सो 2 हाइड्रोजन और इस ग्रुप के मेंबर्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम जो भी रहेगा, तो देखिए ऐसा ही बना। E के जगह पे इस ग्रुप के मेंबर्स को डालते गए, एक बार हमने ऑक्सीजन डाला, इस ग्रुप के मेंबर्स H2, और E के जगह इस ग्रुप के मेंबर्स को हमने डालते गए, हमारा हाइड्राइड्स बन गया। इन हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो बॉन्ड एंगल हमारा 104, 91, 91.5, 91, 90.5, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ प्रीवियस ग्रुप में यही हाइड्राइड में यहाँ पे आता था अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, एस्टिबीन, अगर आपको याद होगा तो हाइड्राइड में
पर यहाँ 104 की जगह 107 रहता था। 104 की जगह क्या रहता था? 107 रहता था। अब क्यों 104 हो गया? क्योंकि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहता है, वो कहता था कि मैक्सिमम रिपल्सन होना चाहिए लोन पेयर एंड लोन पेयर में, देन मॉडरेट होना चाहिए लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एंड द मिनिमम इन द बॉन्ड पेयर। तो अगर मैं इस तीनों केस को ABC का नाम दे देता हूं, वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, विच आई एम गोइंग टू connect here for my justification of bond angle. This is the bond angle, so I'm going to give you the justification for bond angle. This hashtag is connecting here. That means to say whatever the explanation I'm going to give regarding this bond angle. So why in ammonia in group 15 in hydrides the angle was like 107, then 94 or something like this? Why it is still less? Because valence and electron pair repulsion theory says that the maximum repulsion is there in lone pair and lone pair. The extent is the maximum, and lone pair in bond pair it is moderate, and it is the minimum or kind of negligible in the bond pair. So ammonia के केस में, NH3 के केस में one lone pair was there and bond pair. So B was the applicable lone pair and bond pair. So repulsion was moderate. But in case of this group, you can see very clearly कि यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, तो ये वाला अब एप्लीकेबल हो जा रहा है, लोन पेयर। सो रिपल्सन ज्यादा तो क्या होगा? देखिए, रिपल्सन ज्यादा होने से ये ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये और रिपल्सन ज्यादा होगा तो और दूर जाएंगे, और बाय डूइंग दिस ये दोनों क्लोजर आ जाएंगे और 107 से भी घट के 104 पे आ जाएगा। उसके बाद ग्रेजुअल डिक्रीज कैसे हुआ है, इसके लिए मैंने आपको ड्रैगोज रूल का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो इसके लिए अब जरूरी हो गया, क्योंकि हम वी आर डिस्कसिंग द ग्रुप 16, सो इट इज वेरी इसेंशियल दैट यू शुड फॉलो ऑल द वीडियोज ऑफ ग्रुप 15, अदरवाइज नाउ इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, इन फैक्ट यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो बेटर बिफोर प्रोसीडिंग to the group 16 videos, you need to go through each and every video, because now I'll just connect with the previous concept which I have been already discussed earlier in group 15. So all the concepts are same. The bond angle are decreasing, that we can discuss give the attribute to the valence and electron pair repulsion theory, but because of this drastic decrement here, after that slower, that we can attribute to our Dragos rule. So ये सारे चीज देखने के लिए आप हाइड्राइड्स नाइट्रोजन का वीडियो देखिए, डिटेल्स मिल जाएगा। Now this is the bond angle. So दो लोन पेयर के कारण the extent of repulsion is maximum. So और ज्यादा रिपल होके बॉन्ड एंगल घट जा रहा है, और यहाँ ड्रास्टिक डिक्रीमेंट क्यों हुआ ये समझना है तो ड्रैगोज रूल देखिए। दैट मीन्स टू से अमोनिया के हाइड्राइड्स के, सॉरी नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स के वीडियो देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड वीडियो होगा, लेक्चर नंबर 2, मोस्ट प्रॉब्ली। बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे मास बढ़ेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो जनरली मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, बट यहाँ ऑक्सीजन पे ट्रेंड उल्टा हो गया। इट वाज सपोज टू बी लाइक दिस, बट ऐसा नहीं होके यहाँ पे ट्रेंड उल्टा हो गया। अब ट्रेंड उल्टा होने का क्या रीजन है? अमोनिया जो होना चाहिए था लीस्ट, वो आ गया मैक्सिमम पे, सॉरी नॉट अमोनिया, सॉरी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट होनी चाहिए लीस्ट, हो गई मैक्सिमम। तो अब अगर नया ट्रेंड लिखेंगे तो H2S लिख लें, H2S, then H2SE, then H2TE, and then water. So water was supposed to be minimum, but it is the maximum in the case of boiling point. Why? Because water के अंदर H bonding exist करता है, and due to this H bonding, it exists as associated molecule. It exists as associated molecule. बहुत बार ये सारे कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं। जब भी कोई भी चीज हाइड्रोजन या वाटर में कोई भी चीज जा रही हो, अगर उसके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो वहां जाके H बॉन्ड कर लेंगे, और वाटर में तो ऑक्सीजन है ही, तो आराम से इसमें H बॉन्डिंग होगी। एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। होने के लिए तो सबसे छोटा साइज में ऑक्सीजन था, बट छोटे साइज के बहुत सारे चीज एसोसिएट कर गए, तो अब वो बिगर हो गया। दैट्स वाई अब ये बॉइलिंग पॉइंट में टॉप पोजिशन पे आ गया। थर्मल स्टेबिलिटी, जैसे जैसे साइज डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ते जाएगा स्टेबिलिटी घटते जाएगी। तो साइज कीप ऑन इंक्रीजिंग, स्टेबिलिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग। बड़ी चीजों की स्टेबिलिटी कम होती है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ साइज छोटा, बड़ा और बड़ा और बड़ा,
जितना ज्यादा साइज बड़ा होते जाएगा हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा तो हाइड्रोजन को रिमूव कराना इजी होते जाएगा, और हाइड्रोजन रिमूव होगा तो रिडक्शन होगा। बात समझिएगा, साइज छोटा, छोटे एटम्स छोटे बॉन्ड लेंथ, बड़ा साइज बड़ा बॉन्ड लेंथ, बड़ा बॉन्ड लेंथ से हाइड्रोजन रिलीज कराना कंपैरेटिवली इजी, सो रिडक्शन भी इजी, दैट्स व्हाई कीप ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ छोटा साइज निकालना मुश्किल, बड़ा साइज हाइड्रोजन निकालना आसान, आसान हाइड्रोजन निकालना आसान रिडक्शन, सो मैक्सिमम रिडक्शन मिनिमम रिडक्शन, सो ऑर्डर इंक्रीजिंग। एसिडिक कैरेक्टर सेम ट्रिक, साइज बढ़ते जाएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगा, हाइड्रोजन निकालना आसान, और जितना इजिली हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना अच्छा एसिडिक कैरेक्टर होगा, सो इंक्रीजिंग। और अगर इसमें थोड़ा डाउट रह जाए, होने की तो कोई बात नहीं है क्योंकि दिस इज द सिंपल ट्रिक, हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ यहाँ बढ़ेगा, हाइड्रोजन इजिली रिमूव होगा, हाइड्रोजन इजिली ईज के साथ रिलीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर अच्छा होगा, सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। अदरवाइज जाके नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स में सुपर ट्रिक्स देखिएगा, सुपर ट्रिक्स में बताया गया है कि while going down the group in the case of hydrides acidic character keep on increasing, super tricks given in the nitrogen hydrides of the nitrogen or group 15 not only nitrogen, hydrides of the group 15 में super tricks दिया हुआ है कि in case of the hydride down the group एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग, तो देखिए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग, और लॉजिकली मोर द बॉन्ड लेंथ इजियर टू रिलीज द हाइड्रोजन, मोर बेटर द एसिड। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन? ये क्वेश्चन तो आपको हर ग्रुप में ही आना है, प्रीवियस में भी आया था जिसमें वहां भी वही होगा, पहला मेंबर है तो स्मॉल साइज और पहला मेंबर में एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये दो पॉइंट तो बहुत कंपल्सन है कि रहेंगे ही। यहां पे ध्यान देंगे तो अब आईई हमारा हट गया है, आईई के जगह कौन प्रीडोमिनेट कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ईजी। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप में ग्रुप 16 17 जब हम बढ़ने लगेंगे तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ईजी प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब इस ग्रुप को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे फ्लोरीन अपने ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में टॉप पे, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, यही ग्रुप है, तो ऑक्सीजन का सेकेंड रैंक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, अगला ग्रुप बढ़ेंगे नाइट्रोजन थर्ड रैंक है, तो अब इन लोगों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ईजी मोर प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करेंगे रेदर देन आई, इवन तो इनकी आई भी अच्छी है बट इस ग्रुप में इन दोनों की प्रीडोमिनेशन रहेंगी। रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखेंगे, रिएक्टिविटी का ट्रेंड जनरली नीचे जाने से बढ़ता था, बट वो मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, जितना साइज कोर साइज बढ़ते जाता था उतना इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज करते थे और रिएक्टिविटी अच्छी होने लगती थी जनरली। बट यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, बिकॉज दिस इज नॉट द मेटलिक ग्रुप, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, नॉट मोस्ट एक्सेप्ट द लास्ट वन, दिस ऑल आर द लाइक नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स ओनली, दे आर नॉट मेटल्स। सो मेटल्स रहता तो रिएक्टिविटी नीचे इंक्रीज करती, नॉन मेटल है तो रिएक्टिविटी ऊपर इंक्रीज, दैट मीन्स टू से नीचे डिक्रीज। Metals wants to lose the electron, so while going down the group reactivity increases, but non-metals want to accept the electrons, so जितने छोटे होंगे न्यूक्लियस उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तेजी से अपनी तरफ खींचेगा और रिएक्टिविटी अच्छी। और ऐसे भी ऑक्सीजन इतना रिएक्टिव है, जितना मेटलर्जी पढ़ा हमने, सबके ओर्स के साथ मेटल का ऑक्साइड बनाता था और बाद में हम रिडक्शन करते थे। तो रिएक्टिविटी ट्रेंड में याद रखना, अगर मेटल का ग्रुप रहे तो नीचे इंक्रीज और नॉन मेटल का रहे तो नीचे डिक्रीज। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, why H2O it exists as a liquid, why H2S exists as a gas at room temperature? Question says that वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि उसी ग्रुप का H2S एग्जिस्ट करता है गैस फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे। क्यों? अभी अभी बोला, भले ही वाटर छोटा हो लेकिन वाटर H बॉन्ड बना लेने के कारण एसोसिएटेड मॉलिक्यूल हो जाता है, और एसोसिएटेड मॉलिक्यूल हो जाने के कारण अब वो छोटा छोटा एक नहीं बहुत से छोटे मिलकर एसोसिएट कर गए हैं और बहुत सा गैस मिलकर बड़ा हेवी हो गया, तो गैस से लिक्विड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? सो विद दिस वी हैव डन द hydride. Now we'll rub it off and we'll move for oxide. So after the hydrides, now we are moving for reaction with the oxygen. That means to say formation of oxides. Generally oxide EO2 and EO3 टाइप के बनेंगे। देखिए जनरली डाइऑक्साइड और जनरली ट्राइऑक्साइड, जनरली यही दो ऑक्साइड्स रहेंगे। हालांकि मोनोऑक्साइड और हेप्टा का भी कुछ ऑप्शंस हैं, बट जनरल ट्रेंड हमारा EO2 एंड EO3 का रहेगा। ई में इस ग्रुप के सारे एलिमेंट हम डालते जाएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम सब हम डालते जाएंगे। क्लियर? नाउ डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड में जब बात की जाए
तो ये दोनों जो डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड है जनरली उन्हीं को पढ़ना है। तो बोलते हैं कि ये जो सारे हैं वो सारे हमारे एसिडिक नेचर के हैं, सारे हमारे कैसे नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के, बोथ, चाहे वो डाई की बात करें ट्राई की बात करें, वो एसिडिक नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि ये इस ग्रुप में एक्सेप्ट लास्ट मेंबर सारे लोग आइदर मेटलॉइड्स हैं या ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं। और हमें पता है मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे। तो एसिडिक होना तो कंफर्म हो गया, बिकॉज मेटल सिर्फ लास्ट वाला मेंबर है, तो सिर्फ लास्ट वाला बेसिक होगा और उसके पहले वाले सारे एसिडिक होने के चांस हो गए। क्लियर? मेनली डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। अब पूछ रहा है व्हाई SO2 इज ए गैस वेयर SiO2 इज ए सॉलिड। ये तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि अब चुनिए सॉलिड एंड गैस में, गैस वीकर है, जो वीकर हो उसमें मैंने क्या बोला लगेगा, तो SO2 में क्या लगेगा, पी पाई लगता। अगर SO2, अब ये ऑक्साइड का केस है, ध्यान से देखेंगे तो अब ऑक्साइड का केस है, तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन तो रहेगा ही, अब इस ग्रुप में भी ऑक्सीजन है तो वो थोड़ी कंसीडर कर लेंगे, तो ओ क्या बनेगा। तो यहां ध्यान से देखिए ऑक्सीजन तो सब में है जो इस ग्रुप का ही मेंबर है और बना भी रिएक्शन भी ऑक्सीजन से हो रहा है, इसीलिए मेंबर कम दिख रहा है आपको। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब यहाँ पे जो सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है, तो इस ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, तो ये जो ग्रुप का पहला मेंबर जो रहता है वो तो पी पाई देता है, देयर इज नो डाउट। तो पी पाई तो बन रहा है ऑक्सीजन के कारण, बट सेकेंड मेंबर भी प्रेजेंट है, तो पी पाई भी बनेगा और पी पाई भी बनेगा। और ये सारे जो मल्टीपल बॉन्डिंग्स बन रहे हैं ये सारे वीक होते हैं, और वीक होने के कारण ये एग्जिस्ट करेगा एज ए गैसियस मॉलिक्यूल। क्लियर? और यही काम जब पूछा जाएगा SiO2 में, तो बोल देंगे कि SiO2 तो नीचे है, इसमें कोई पी पाई नहीं है, तो नो सच बॉन्डिंग, इसलिए इसके पास मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनेंगे, और मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनेंगे तो ये वीक नहीं होगा, तो गैस नहीं होकर ये सॉलिड हो जाएगा। ये चीज बहुत बार सिखाया गया है। अगर यहाँ ग्रुप का सिर्फ फर्स्ट मेंबर रहता तो मैं सिर्फ पी पाई लिख देता और बोलता कि ये वीक है इसलिए गैसियस नेचर है, और उनमें पी पाई नहीं है इसलिए वो सॉलिड है। बट यहाँ ग्रुप के सेकेंड मेंबर भी है, तो पी पाई के साथ पी पाई की इंटरव्यू हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड से डी पाई आ जाता है। नाउ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाइऑक्साइड की क्यों घटते जा रही है, देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है डाइऑक्साइड की डिक्रीज कर रही है, SO2 SiO2। अब SO2 क्या है देखिए जरा ध्यान से, -2 2 टाइम्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सल्फर जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Se भी यहाँ +4 ऑक्सीडेशन में है, तो +4 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ज्यादा स्टेबल डाउन द ग्रुप होगा, ज्यादा स्टेबल डाउन द ग्रुप। क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाएगा, तो नीचे जाने पे इसको S का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो सिर्फ P के रहेगा। अब +4 से आगे नहीं जा सकता है, बात समझिएगा, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्या होगा, इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 and NP4, बट डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो ये S के इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट हो जाएंगे और मैक्सिमम 4 पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब ये 4 से अधिक नहीं जाएगा तो पीछे जाएगा और खुद को रिड्यूस करेगा, 4 से डिक्रीज हो गया तो दूसरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। वेयर सल्फर कैन गो +6 and +2 दोनों, तो जब +6 जाएगा तो ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर देगा, बट इट कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एक्चुअली इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेस्ट्रिक्ट हो गया +4 पे ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग का नेचर डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज टेलिंग दैट द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस इन द डाइऑक्साइड। नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है SO2 और SO3 में, पहले ही नोट में बोल दिया है कि दोनों टाइप के जो ऑक्साइड हैं एसिडिक हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों एसिडिक हैं। अब दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेंगे, here +4 +6, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि जितना ज्यादा प्लस पावर उतना है अच्छा न्यूक्लियस, उतना पुलिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना अच्छा एसिड। So with this we have done the oxides. Now we'll rub and we'll move for our last section, that is halides. So move करते हैं अपने last section पे, that is the reactivity with halogens। और हेलोजन से रिएक्टिविटी होगी तो फॉर्मेशन हैलाइड्स के होंगे। हैलाइड्स कैसे बनेंगे, जनरली EX4 and EX6, which is EX4 and EX6, बट EX2 भी थोड़ा हम देखेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो मैं बता देता हूं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर दैट, एक्सेप्ट सेलेनियम सारे लोग डाइक्लोराइड या डाइब्रोमाइड बनाएंगे। कुछ एग्जांपल्स है S2F2, S2Cl2, S2Br2, बट ये जो भी ये लोग डाइब्रोमाइड बनाएंगे ये लोग क्या रहेंगे, डाइमेरिक इन नेचर रहेंगे, मतलब डाइमेराइज कर जाएंगे।
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन में क्या है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, दैट्स व्हाई ज्योमेट्री इनकी टेट्राहेड्रल रहेगी। और ये जो रिएक्शन देंगे ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देंगे। देखिए यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन -2, तो ये क्या हो जाएगा +2, -4 सो +4, और ये 0 हो जाएगा। क्लोरीन -1 टू क्लोरीन -2 इन ऑर्डर टू बैलेंस +2, क्लोरीन -1 -4 इन ऑर्डर टू बैलेंस +4, न्यूट्रल 0। +2 से एक बार इंक्रीज हो रहा है, सो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसी +2 से एक बार डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ऑफ सेम एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लियर। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाइहैलाइड में क्या रहा कि sp3 एंड टेट्राहेड्रल एंड डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट वन EX4 दैट इज टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड में जो SF4 होता है वो गैस होता है, SCF4 लिक्विड एंड TeF4 सॉलिड। That is for the obvious reason. As we'll go down the group पे डाउन जाएंगे तो क्या होगा, ओल्ड ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज इसका बढ़ते जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा, हेवियर होते जाएगा। तो ये कम सबसे ऊपर, देन दिस वन, नीचे जाते हेवियर होते जाएगा तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, विच इज एज यूजुअल। स्टेबिलिटी इनकी फ्लोरीन की अच्छी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। दैट मींस टू से गोइंग डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, बिकॉज अगेन साइज, इसका साइज छोटा, छोटी चीजें मजबूत, साइज बढ़ते जाएगा, स्टेबिलिटी घटते जाएगी। नाउ SF4 के स्ट्रक्चर पे बात करें तो SF4 में एक लोन पेयर है। ये हमने बेंट रूल में डिस्कस किया हुआ है कि अगर लोन पेयर मिलता है तो हम उसको इक्वेटोरियल पोजीशन देने की कोशिश करेंगे। दिस 3 आर द इक्वेटोरियल पोजीशन whereas these 2 are the axial position. We have already discussed in the Bent rule. That's why every time I'm telling that go and watch all the previous videos of the group 15. So लोन पेयर को मैंने पोजीशन इक्वेटोरियल दे दिया। अब ये दोनों ऊपर नीचे चले गए। काउंटिंग देखिए, स्टेरिक नंबर की 1 2 3 4 5, so sp3d 1 + 3 + 1 5। और sp3 होगी तो ज्योमेट्री हमारा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा। बट बाय द वर्च्यू ऑफ दिस लोन पेयर इसका शेप सीसॉ हो जाएगा, सीसॉ, झूले की तरह सीसॉ। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इस फोटो को टिल्ट करके देखेंगे तो ये सीसॉ झूले की तरह जो पार्क में लगा रहता है वो हो जाएगा। तो लोन पेयर को हमने बेंट रूल में दिया है इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसके कारण इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये दोनों एक्सियल, हमें पता है एक्सियल पे रिपल्सन ज्यादा होता है, लॉन्गर होता है, इसलिए वीकर होता है। नाउ ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन sp3 ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ओनली, बट ड्यू टू दिस लोन पेयर शेप बिकम्स द सीसॉ, इसके अकॉर्डिंग इस झूले की तरह। SF4 में वाटर डालेंगे तो SO2 बनेगा। हमें पता है वाटर एडिशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज करना नहीं है, तो देखिए यहाँ भी +4, यहाँ भी +4। नाउ कमिंग टू द EX6 हेक्साफ्लोराइड। हेक्साफ्लोराइड्स में, हेक्सा हैलाइड्स में जो फ्लोराइड्स वाले होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ऑब्वियसली फ्लोराइड की साइज छोटी, 6 लोगों को कहीं पे कवर करना है तो जो सबसे छोटा वाला रहेगा वो सबसे अच्छा से कवर करेगा। एक छोटा सा टी टेबल है तो छोटे छोटे चेयर्स लगेंगे, फ्लोराइड्स छोटा तो छोटे छोटे वो ज्यादा स्टेबल, बड़े वाले लोगों में स्टेरिक रिपल्सन होने लगेगा। सारे के सारे गैसियस हैं, इसकी तरह नहीं है कि साइज बढ़ जा रहा है तो बदलेगा। ऑक्टाहेड्रल है वो मैं आगे प्रूफ करूंगा, और वाई एक्सेप्शनली स्टेबल है, इनर्ट है, वो भी बताता हूं आपको। देखिए अब जनरली अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, पहले ये देख लीजिए SF6 का फोटो स्ट्रक्चर SF6, तो 4 यहां 2 ऊपर नीचे, तो 4 यहां से और 4 नीचे से, 4 + 8 ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 6, so sp3d2, तो ऑक्टाहेड्रल है। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर्स में इसका यूज किया जाता है, जहां एसी करंट के लिए उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं एसी करंट के लिए, उसको बढ़ाने या घटाने के लिए उस ट्रांसफॉर्मर में SF6 का यूज किया जाता है। और ये SF6 एक्सेप्शनली इनर्ट क्यों है? क्योंकि सेकंड मेंबर है, तो अगर ये होगा 2s2 एंड 2p4 तो सल्फर होगा 3s2 एंड 3p4। तो S में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन एंड P में 4 इलेक्ट्रॉन। P में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इस देखिए ध्यान से, अगर D में इसको एक्साइट किया जाए तो क्या होगा कहानी में ट्विस्ट, ये एक्साइट होके यहां और ये एक्साइट होके यहां। अब काउंट कीजिए टोटल अनपेयर्ड 1 2 3 4 5 6। अब 6 इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है और 6 फ्लोरीन इसने कनेक्ट कर लिए हैं, इसलिए काइंड ऑफ इनर्ट हो चुका है। अब किसी और से रिएक्शन करने के लिए काबिल नहीं है, और हेक्साफ्लोराइड सबसे स्टेबल है। विद दिस वी हैव फिनिश्ड द टुडेज लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।